हाँ, अब यहां तक कोई दिक्कत है और इसके लास्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। जो मेरा लास्ट टॉपिक है इसका एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता या किरचॉफ समीकरण के नाम से जाना जाता है। जो इस पर चलेंगे। पहले यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कि मैडम ये वाली चीज, हाँ नगमा ये समझ में आया या अब भी नहीं आया, बताओ मुझे, हाँ या ना, बताओ। ओके, आपने समझ लिया मतलब। हाँ देखा मैंने, हाँ 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 देखा मैंने। वो थोड़ा आगे वो बाद में बता दूंगी, लास्ट में चलते रहे। देखना, आपको ये वाली बात पता कैसे थी? मेरा फोन देखा होगा आपने, मेरा फोन। अच्छा वो आपने भेजा था क्या? वो आपका नंबर था? अच्छा वो आपका नंबर, मैंने समझा उसका नगमा का नंबर है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखिए, एक्चुअली मैं जो आपने रेखीय व्यास का नियम जो मुझे भेजा, मेरे तक जो आया, वो आयरिंग कंसेप्ट के अंदर दिया जाता है। पर आपके सिलेबस के अंदर जो चीज है वो आपने, मुझे नहीं पता, ये सीबीएच के अंदर नहीं दिया हुआ था, है ना? अगर कोई और बुक से आपने इसे भेजा है तो पता नहीं, लेकिन सीबीएच के अंदर नहीं था, है ना? और ये मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, ये सच बात है। और इस बात से मैं बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती हूँ कि जो चीज मैंने नहीं पढ़ी वो नहीं पढ़ी मैंने। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती दिखाऊं कि हाँ मैंने पढ़ी है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि मैंने नहीं पढ़ी, और मैंने नेट पे भी सर्च किया था तब भी नहीं मिला। ये जो बुक आपने भेजी है, इस बुक के बारे में भी मुझे नहीं पता, और हो सकता है हो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हो सकता है हो, मैं कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैंने नहीं बताया था। पर ये बात मेरे समझ में नहीं आती सर, इसके पास था वो टॉपिक, तो उस चीज को वो उसी से पढ़ सकती थी, जरूरी था मुझे यहाँ क्रैश करना? नहीं बच्चे हैं मुझे पता है, बहुत बढ़िया चीज है, पर एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता, किरचॉफ समीकरण के नाम से इसे जाना जाता है। एक्चुअली में किरचॉफ ने कहा, इसको किरचॉफ या किरचॉफ के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कहा, अच्छा तो ये चीज तो फर्स्ट ईयर के अंदर थी, आप मेरे से आज यहां क्यों पूछ रहे थे? चलो ठीक है, बाद में बात करूंगी मैं इस बारे में। एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता के बारे में जानिए, जिसे किरचॉफ इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ ने कहा, ध्यान समझना, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आराम से कर लेंगे आप, इसलिए पेपर में बहुत पूछी भी जाती है। किरचॉफ ने कहा कि किसी भी अभिक्रिया पर, जैसे कोई अभिक्रिया है, माना ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, इस प्रोडक्ट, माना ये अभिक्रिया कोई टेम्परेचर पर संभव हो रही है, डेफिनेटली ताप को शून्य नहीं कर सकते आप, ताप के प्रभाव को। तो किरचॉफ ने यही कहा कि कोई अभिक्रिया अगर संपन्न हो रही है और वो जिस ताप पर संपन्न हो रही होती है, उस ताप का इस अभिक्रिया पर फर्क पड़ता है, जरूर पड़ेगा प्रभाव। ये प्रभाव कैसे पड़ेगा और क्या होगा, इसके प्रभाव को समझाने के लिए किरचॉफ ने एक इक्वेशन दिया, जिसे हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे कि माना कोई अभिक्रिया है, ए से बी बना रहा है कोई अभिक्रिया में। अब देखना, मैंने बोला इसका एंथैल्पी परिवर्तन कैसे लिखोगे आप? माना एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच ए। ये माना जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है, ये एक स्टेज, इस स्टेज पर है, माना ये ए स्टेज है, ये बी स्टेज है, इस पर एंथैल्पी एच ए है और इस पर एंथैल्पी एच बी है। तो इन दोनों का अगर मुझे अंतर निकालें, एंथैल्पी परिवर्तन निकालें, तो कैसे निकालोगे? एच बी माइनस एच ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना, एच बी माइनस एच ए, इस समीकरण एक का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन कर दो।
तो देखो कैसे दिया, अवकलन करो, डेल डेल एच ओवर डेल टी, देखते चलना, या तो इसे डेल ना कह के अगर आप डी कहना चाहो तो डी कह दो, मैडम हमने डी पढ़ा है तो ये लो डी कर दिया। किस पर? स्थिर दाब पर। बराबर इसका करना, कैसे करोगे, डी एच बी अपॉन डी टी माइनस डी एच ए अपॉन डी टी पी। अब जरा मुझे बताओ, ये डेल डेल एच ए, ये देखना इधर, डेल डी डेल एच अपॉन डी टी पी, ये कुछ जानी पहचानी सी टर्म लग रही है। एंथैल्पी का ताप के सापेक्ष परिवर्तन किस पर? स्थिर दाब पर। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बता सकता है? ये क्या ऐसे नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती? सीपीबी माइनस सीपीए, देखो कैसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से दिया हुआ है, डेल एच ओवर डेल टी पी। ये क्या है, कुछ याद आया? ये सीपी है, और सीपी किसके लिए है? बी के लिए है, तो इसको मैंने बी के नाम से दे दिया, और इसे किसके नाम से दे दिया? सीपीए के नाम से। अब देखना, इधर देखिएगा कैसे करोगे, ये जैसा है वैसा की वैसा ही रखो इसे, बहुत सिंपल सा है। बराबर ये क्या हो जाएगा, सीपीबी माइनस सीपीए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डेल्टा सीपी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखना, इसे इधर ले जा रही हूं डीटी को, तो देखना क्या कर रही हूं, डी डेल्टा एच बराबर डेल्टा सीपी डीटी, समीकरण 2। अगर मैं इसको टेम्परेचर की परास में H1 से H2 तक इसका समाकलन कर दूं, और इसका समाकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा? T1 से T2 के रिस्पेक्ट में होगा या नहीं होगा समाकलन? इसका समाकलन पहले तो बताओ, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट, आया या नहीं? बताओ जल्दी, आया या नहीं? यस, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देखिएगा है या नहीं, इसमें बायो के स्टूडेंट दो चार हैं या नहीं, पहले मुझे बताओ, कि सारे मैथ के ही बैठे हैं? जल्दी बताओ। बायोलॉजी के कौन कौन है, एक बार मुझे बताओ नाम से। विपिन, ओके विपिन, आ गया समझ में विपिन आपको? छवि, आ गया छवि? आ गया या नहीं बताओ? ओके वेरी गुड, चलो छवि मुझे बताएंगी, अब मैं नाम लेके स्पेशली पूछूंगी, छवि इसका समाकलन क्या होगा? इसका चीटिंग नहीं करोगी? चीटिंग नहीं करनी है बच्चे, चीटिंग करना गलत है, चीटिंग करना गलत है। क्या करूं, इसके समाकलन क्या होगा बताओ? इसका समाकलन क्या होगा, बता रहे? हाँ इंटीग्रल। छवि, विपिन, आप में से कोई बताइए मुझे। बताइए। नहीं आ रहा? अरे देखो, अवकलन, जो समाकलन है वो अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अगर इसका डी लगा हुआ है, यानी कि डेल्टा एच का, तो अवकलन करवा रहा है ये, और इस अवकलन का समाकलन हो रहा है, तो ध्यान रखना जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो डी और समाकलन एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। कैसे? ये अगर 2 है तो ये वाली चीज 1/2 है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी चीज का अवकलन 2 है तो उसका समाकलन 1/2 होगा। कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत इंटीग्रल को सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं,
जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनका फटाफट अवकलन करके देखते हैं और जो आंसर होता है उससे मैच कर, जो क्वेश्चन होता है उससे मैच करना चाहिए, जब तो समाकलन हो पाते हैं। नहीं तो आप लोगों को अच्छे से पता है, मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं समाकलन कितने क्रिटिकल हो जाते हैं अगर हम सॉल्व करने बैठे। एक क्वेश्चन के 10-10 तरीके से सॉल्व होते हैं, यानी कि उसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए कभी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो उसका क्या करते हैं, जैसे अगर किसी का समाकलन पूछ रहा है, पूछेगा इसका समाकलन क्या होगा, तो वो ऑप्शन से चेक करेंगे कि सबके अवकलन चेक करेंगे। फटाफट अवकलन निकालना सिंपल होता है, तो फटाफट अवकलन चेक करके फिर देखते हैं कि जो मेरा अवकलन आ रहा है वो समाकलन जो क्वेश्चन पूछा है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही मेरा आंसर होता है। तो आप देखिए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इसका क्या होगा, डेल्टा एच कहां से कहां तक, H1 से H2 तक। ठीक, ये देखो, ये देखो, ये डेल्टा सीपी तो बाहर आएगा, और टीटी का समाकलन T1 से T2 के बीच क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत बार बता चुकी हूं मैं, ये लिमिट लगा दी है मैंने, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा सीपी इस वन का समाकलन टी के सापेक्ष, वन का समाकलन टी के सापेक्ष क्या होगा, वन का समाकलन टी के सापेक्ष बताओ फटाफट, वन का समाकलन टी के सापेक्ष क्या होगा, टी स्मॉल नहीं कैपिटल, कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल, तो क्या आएगा, टी कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। ये तो जैसा है वैसा की वैसा ही लिखेंगे, बराबर डेल्टा सीपी और क्या आ गया, T2 माइनस T1। हाँ वो कर दिया मैंने, ठीक कर दिया है मैंने। अब ठीक है ना नगमा, एक बार चेक कर लेना, सही है ना, बताओ हाँ या ना। ओके, अक्सर कर मेरी जिन स्टूडेंट्स के साथ झड़प होती है ना, वही मेरे फेवरेट स्टूडेंट बनते हैं, ये फैक्ट है। वो रीजन होता है कि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी पटती भी है, क्योंकि आप तो अभी स्टूडेंट हैं, आज से जो आप पढ़ रहे हो 2012 में मेरी मतलब बीएससी सेकंड ईयर के अंदर थी मैं, मतलब 2010 से मेरी स्टार्ट, 2013 में खत्म हुई है मेरी बीएससी। तो उस टाइम मेरा बिल्कुल ऐसा ही सीन था, मैं ना टीचर को अटकाने के लिए ना पूछती थी क्वेश्चन कि यार ये नहीं, ये तो ऐसे बता रहा है। मैं मेरे को केमिस्ट्री में शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो चाहे मेरी नॉलेज थी या नहीं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत था। तो मैं इंटरेस्ट के लिए जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो टीचर जो क्वेश्चन पूछता था ना, जो बताते थे उसमें मैं क्रॉस कर करके, क्रॉसिंग क्रॉसिंग चेक, क्रॉसिंग चेक में तो ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जबरदस्त वाले, तो बड़े मजे आते थे, मुझे भी बहुत मजे आते हैं। तो ऐसी स्टूडेंट थी मैं नगमा जैसी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी, मुझे डेली सर डांटते थे, तेरे को क्या है, तेरे को चैन नहीं है, पढ़ाने नहीं दे रही, ये नहीं पढ़ाने दे रही, ऐसे तो हो गया सिलेबस, तू अलग से पूछा कर जो तुझे पूछना है, भरी क्लास में मत पूछा कर। तो ऐसे मुझे खूब सुनाते थे और मुझे बड़े मजे आते थे, ठीक है कोई नहीं, पूरी क्लास में, भरी क्लास में मेरी बेइज्जती कर देते थे, तेरे को रहने दे, चुपचाप बैठ जा, तुझे खुद को तो कुछ आता नहीं है, फालतू में बकवास कर रही है, ऐसे करके ना बड़े मजे आते थे। पर ये वाली चीजें पता है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, हमको पुरानी चीजें याद आती है, तो हमें खुद पे हंसी आती है कि हमने जब क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता था। तो ये देखना, ये इक्वेशन कितना है, इक्वेशन थर्ड, ये तो सीपी के फॉर्म में निकाला है मैंने। सीबी के फॉर्म में कोई बता सकता है कि बच्चों कैसे निकाला जाएगा। अब माना मैंने, मेरी आंतरिक ऊर्जा यहां पे EA है और यहां पर EB है, क्या है, ये EB है, ये EA है, तो देखना कैसे करेंगे, फटाफट खत्म करो। क्या हो जाएगा यहां से, EB माइनस EA बराबर, EB माइनस EA बराबर डेल्टा E, है या नहीं, डेल्टा ई बराबर EB माइनस EA, बिल्कुल सेम करना है, ये आप खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 4 कैसे करोगे फटाफट बताओ, समीकरण 4 का अवकलन कर दो किस पर, स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष, स्थिर, इस बार कैसे करेंगे, डेल ई, देखो कैसे करना है, डेल टी बी स्थिर, इधर देखना कैसे कर रही हूं मैं, मुझे क्योंकि सीबी के फॉर्म में निकालना है। सीबी के फॉर्म में बच्चों कैसे निकालोगे कि मैडम ताप के सापेक्ष अवकलन कर दो किस पर, स्थिर आयतन पर,
ताप के सापेक्ष स्थिर आयतन पर अवकलन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, फटाफट करो, डेल ईबी अपॉन डेल टी वी माइनस डेल ई ए अपॉन डेल टी ए वी। सेम बिल्कुल, ये क्या हो गया, ये हो गया सीवी बी माइनस के सीवी ए। यहां से क्या आया, ये डेल डी डेल्टा ई ओवर डेल टी, मैं करवाती नहीं हूं इसे, आप खुद से करते हैं ऐसे। यहां से क्या आएगा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डेल्टा सीवी, और ये इधर क्या बचा, डी डेल ई ओवर डेल टी। डेल टी को बच्चों इधर ले जाओ, तो लेके जाओगे तो क्या आएगा, डी डेल्टा ई बराबर डेल्टा सीवी डी टी। दोनों ओर अवकलन कर दो, यहां समाकलन E1 से E2 और यहां समाकलन T1 से T2 डेल्टा ई, और यहां क्या हो जाएगा, डेल सीवी डी टी बराबर लगा दो बीच में। यह अवकलन से समाकलन बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, E2 माइनस के E1 बराबर, ये क्या आ जाएगा, डेल सीवी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, T2 माइनस T1। ये समीकरण 3 और 5 संयुक्त रूप से किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ये किसको प्रदर्शित करता है, आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और ये वाला इक्वेशन किसको प्रदर्शित करता है, एंथैल्पी चेंज को प्रदर्शित करता है। किसको, एंथैल्पी चेंज को। देख लेना, ये डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद में ये तो छोटा सा रह गया है, कुछ नहीं है। अगर मान लो कि ये जो टेम्परेचर है, ये तो इसकी परास बहुत कम होगी तो निकाल लोगे, लेकिन बाद में किरचॉफ ने एक इक्वेशन और कैलकुलेट की, वो और देखिएगा फटाफट, उसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ताप की परास अधिक हो तब इस गुणांक को निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे, सीपी को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। फटाफट देख लो, कुछ नहीं है, सीपी वैसे तो नोट से भी समझ में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या निकालोगे, बिल्कुल सेम, यहां पे सीपी, सीपी अगर मैं ये कहूं कि ये अल्फा बी, ऐसे लिख रही हूं, देखो समझ में आ जाएगा, नोट से पढ़ना, कुछ नहीं है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सीपीबी माइनस सीपीए, ये इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, ए से बी। जब ताप की परास बहुत ज्यादा हो तब क्या करेंगे, बराबर अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस के बीटा ए, और ये टी प्लस गामा बी माइनस के गामा ए इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली में ये इक्वेशन एक चरघातांकी रूप में ली जाती है, जब हम कहते हैं टी टी स्क्वायर टी क्यू, आगे कौन सी कैसे बढ़ेगा, टी क्यू के फॉर्म में, टी फोर के फॉर्म में, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ये क्या आ गया यहां से, डेल्टा सीपी बराबर, ये क्या आया, डेल्टा अल्फा आया या नहीं, इन दोनों में डिफरेंस। यहां से क्या आया, डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। इसका समाकलन करवा रही हूं मैं, समाकलन करवा दो, T1 से T2 के बीच में अगर परास ऐसे है, ऐसे, दोबारा बता दूंगी अगर कोई डाउट हो तो, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। ये dt dt लगाओ, ये dt यहां पे क्या आएगा, ये ऐसे तो आएगा, डेल एच ओवर डेल टी आएगा, नहीं आएगा, सीपी का मान, ये क्या आ गया, p। इस t को जरा इधर लेके जाओगे तो सब में dt का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ये dt, ये dt, ये dt, देखते चलना। ये क्या लिखा है मैंने, cp को इस फॉर्म में लिखा है, डेल p ओवर डेल t, ये डेल t को इधर लेके जाओगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। अब जरा इसका समाकलन करो, ये क्या आएगा, t से t1 से t2 प्लस डेल्टा बीटा, t का क्या होगा, t स्क्वायर बटे 2, T1 से T2 प्लस डेल्टा गामा, ये क्या आएगा, T क्यूब बटे 3, और क्या आ जाएगा, T1 से T2। यहां पे लिमिट लगा दो, डेल्टा अल्फा T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा बीटा बटे 2 बाहर निकालना पड़ेगा, T में ही तो लिमिट लगानी है, तो क्या आ गया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस
डेल्टा गामा 3 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब. दिस इज कॉल्ड किरचॉफ इक्वेशन. व्हेन ये कब है? जब टेम्परेचर की परास जो है वो बहुत ज्यादा हो, तब ये किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जानी जाती है. इसको पढ़ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नोट से एक और बचा है इसमें जो टॉपिक बच्चों ने मुझसे पूछा था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बताना है मैडम, तो वो मैं बता दूंगी कल. आपकी इसकी कैलकुलेशन करवा दूंगी. पूरा 1 घंटा जाएगा उसमें, एक लेक्चर पूरा चला जाएगा. पर कोई नहीं, अगर आप चाह रहे हो तो मैं उसे समझा दूंगी. ठीक है? कोई डाउट है? हो गया? नोट्स तो आपके पास पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? हाँ वो कोई नहीं. कौन सा डेल्टा एच लिखा है मैंने? हाँ वो ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, आप देख लेना. 1 मिनट. अरे यार ये क्या हो गया, फंस गई. हाँ हाँ आ जाके कहाँ तक भेज दिए इनको, है ना? या आप पूरी यूनिट की भेज दीजिएगा. पूरी यूनिट हो गया सब. हाँ सेकंड ईयर की तो भेज रखी है ना पूरी यूनिट. हाँ बस अभी चल रही है मीटिंग.